हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो हमारा आज का जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी ओरिएंटेड क्लास है, जिसमें हम फुल कोर्स को पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की विलियम जे लॉन्ग की बुक को पढ़ रहे हैं। लाइन वाइज लाइन स्टडी चल रही है। इसका पर्पज़ ये है लाइन वाइज लाइन पढ़ाने का कि आपको हिस्ट्री के हर एक चीज़ों से वो जो अनटच्ड पार्ट रह जाते हैं। नॉर्मली जब हम समराइज करते हैं या कोई भी टीचर समराइज करता है तो बहुत सारे पार्ट्स छूट जाते हैं, बट हमारा कंपटीशन अब ऐसा हो गया है कि ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक इज एज इम्पॉर्टेंट एज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सम राइटर। किसी राइटर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें याद करने जरूरी हैं, वैसे ही अब इन सब बुक्स की हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट हो गई है। लाइन से उठा करके क्वेश्चन पूछने की कह सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन बनाने का एक तरीका जो डेवलप हुआ है, उसकी वजह से हमें इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ना होगा। दो इट मे बी टाइम टेकिंग, इट मे टेक 2 months 3 months, and it may take a year or two to complete, 2 or 3 years to complete your net JRF courses. But I am sure if you go line by line of a few books like William G. Long, Edward Albert, and Routledge, then for American literature, if we go Indian literature, Iyengar and others, हम पढ़ते हैं, then M.H. Abram and Cudden for the terms, and Peter Berry and other writers, Harry Blamires for the literary theory and criticism। तो ये बुक्स को लाइन वाइज लाइन पढ़ने के बाद आई एम श्योर कि अगर आप ये पूरा कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो nobody can stop you from being selected as JRF or NET in the exams, and TGT PGT एग्जाम्स तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। कारण क्या होता है कि जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 30 35 40 नेट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन हर स्टूडेंट कर ही लेता है। उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, और समस्या वहीं आती है, हम इसको इग्नोर करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक ही मात्र तरीका है आपको समझाने का और पढ़ाने का। कोई भी चीज़ छूटे ना, और लाइन वाइज लाइन तरीका ही सबसे बेस्ट है। ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। तो चलिए, हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। देवेश हैज ज्वाइन द क्लास एंड योगिता सचान। खुश रहिए आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है, और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ जाएंगे। तो क्लास का पर्पस हमारे जो है कि जब आप सिलेक्शन तो आप कर लेंगे, सिलेक्शन भी आपका हो जाए, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन आप जब क्लास में पढ़ाएं तो आपके पास कंटेंट थोड़ा सा रहे, तो आप क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना। यहाँ पर दोनों पर्पस से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो जितना बता सकूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने अनुभव से, जो हमने पढ़ा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए बढ़िया हो सकता है ना। तो चलिए, हम जो है इस एज के कुछ माइनर जो पोएम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। सॉरी, इस एज में जो स्पेंसर को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उनकी कुछ माइनर पोएम्स हैं, उसको हम देखेंगे ना। तब तक हमारे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ रहे हैं क्लासेस में, तो वो भी जुड़ जाते हैं, इसलिए हमने आपसे सोचा 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। टाइम टेबल का थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और आज एमसीक्यू की क्लास आपकी नहीं चल पाई। एक्चुअली आई वाज बिजी समवेयर। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, 10 to 4 इन द कॉलेज, एंड देन ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एग्जामिनेशंस इन द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग ऑन दीज डेज। सो इज विथ माई यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर भी मुझे टाइम देना पड़ता है। बट एनी हाउ आई मैनेज टू स्नैच अवे, टेक अवे सम टाइम फ्रॉम दैट एंड टेकिंग योर क्लास। मैंने 1-2 क्लास आपकी ली थी, लाइक बीए सेकंड सेमेस्टर की मैंने क्लास ले ली थी, एमसीक्यूज की एंड ग्रामर की ले ली थी, एंड दिस वन इज द थर्ड क्लास। आपकी एमसीक्यूज की आज क्लास नहीं चल पाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई टू मेक इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड सम टाइम दिस हैपेंस। इट डजंट मीन आई एम इरेगुलर और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू। आई एम एवरी मिनट आई एम इंटरेस्टेड टीचिंग माई स्टूडेंट्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको पढ़ाने में, कि जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ भी पता है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्पार्ट माई स्टूडेंट्स ना। तो चलिए, रोहित हैज आल्सो ज्वाइन द क्लास। जस्ट आप लोग एक बार ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिए मैसेज को, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो स्पेंसर की माइनर पोम्स है ना, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास फॉर टुडे। बाकी लोग आते रहेंगे,
वीडियो को अपना बाद में देख लेंगे शुरुआत के कुछ मिनट्स। तो चलिए माइनर पोम्स की बात करते हैं। तो पहले भी हम इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि इनकी शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये मास्टरपीस है। किसके बाद? अगर हम बात करें इनकी फेरी क्वीन के बाद, फेरी क्वीन के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा शेफर्ड कैलेंडर है ना, ये इनकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पोम्स कह सकते हैं। जैसे ये 1579 में आई हुई थी। इज बेस्ट नोन फॉर स्पेंसर्स पोएम, ये स्पेंसर की सबसे फेमस पोएम है। तो एज हिज फर्स्ट वर्क, इनके पहले वर्क के रूप में कंसिडर की जाती है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने वाली बात है ये है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 पैस्टोरल पोएम्स। तो ध्यान रखिएगा इसमें 12 पैस्टोरल पोएम्स है ना। 12 महीने को ये क्या करते हैं, 12 महीने को सिंबलाइज करते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 12 पैस्टोरल पोएम्स, पैस्टोरल को ही हम इक्लॉक्स भी बोलते हैं ना, पैस्टोरल को हम इक्लॉक्स भी बोलते हैं। तो पैस्टोरल पोएम्स और इक्लॉक्स, वन फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, ईच मंथ ऑफ द ईयर के लिए एक, मतलब कहने का मतलब वी हैव 12 मंथ्स इन द ईयर। तो इसका मतलब इसमें कितनी स्टोरीज हो गई टोटल? 12 इक्लॉक्स हो गए ना, 12 इक्लॉक्स हमारे इसमें हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक्चुअली क्वेश्चन जो अब बनाने का एक ट्रेंड है ना, क्वेश्चन जो बना रहा है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। सपोज करिए मैं आपको जस्ट अ मिनट, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ क्वेश्चन बना करके। एक्चुअली आई वाज, देखता हूँ एक चलिए देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसे, जैसे आपको दे दिया 5 स्टेटमेंट दे दिया आपको। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया कि द फर्स्ट थ्री बुक्स ऑफ द फर्स्ट थ्री बुक्स ऑफ फेरी क्वीन, पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया फेरी क्वीन वर पब्लिश्ड इन 1596, ये आपको दे दिया। दूसरा आपको दे दिया स्पेंसर स्पेंसर लास्ट बुक ऑफ फेरी क्वीन, लास्ट बुक ऑफ फेरी क्वीन remained incomplete due to the fire fire incident। दूसरा हो गया। तीसरा आपको दे देगा, तीसरा आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया, ये मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं ना, आप लोग समझ जाइएगा ना। दिख रहा है ना आप लोगों को? बताइएगा नहीं दिख रहा होगा तो। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कौन आया है? आलिया इज हियर, नेहा मिश्रा इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आलोक अनंत हैज आल्सो ज्वाइन, गुड इवनिंग बेटा। थर्ड मान लो, थर्ड आपको दे दिया। तीसरा आपको कैसे देगा? थर्ड आपको दे देगा स्टेटमेंट शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर शेफर्ड्स कैलेंडर was collection of 12 eclogues, each representing a virtue, a virtue। 3 स्टेटमेंट हो गया। चौथा आपको स्टेटमेंट दे देगा लॉर्ड हरवे was the employer of Spencer as secretary in Ireland, ये देखो बेटा 4 स्टेटमेंट, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में।
पहला स्टेटमेंट दे दिया, द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन वर पब्लिश्ड इन 1596। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, स्पेंसर्स लास्ट बुक ऑफ फेरी क्वीन रिमेन्ड इनकम्प्लीट ड्यू टू फायर इंसिडेंट। तीसरा आपको दे दिया, सेफर्ड्स कैलेंडर वाज कलेक्शन ऑफ 12 इक्लॉक्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ वर्च्यू। चौथा दे दिया, लॉर्ड हर्वे वाज द एम्प्लॉयर ऑफ स्पेंसर एज सेक्रेटरी इन आयरलैंड। अब आपको ए बी सी करके पूछेगा कि कौन सा करेक्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट ना, कौन सा करेक्ट है, तो आपसे पूछेगा। मान लीजिए आपको पूछा पहला, उसके बाद आपसे पूछा पहला और दूसरा, बी ऑप्शन आपको दे दिया, बी ऑप्शन आपको दे दिया तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन आपको दे दिया, ये आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, चलिए तीसरा और चौथा। उसके बाद आपको सी ऑप्शन आपको दे दिया दूसरा, दूसरा और चौथा। उसके बाद आप दूसरा और चौथा, फिर डी ऑप्शन आपको दे दिया, डी ऑप्शन आपको दे दिया चौथा और पहला ना, ये 4 ऑप्शन दे दिए। कौन सा सही है अब आपसे पूछेगा, आपको सारे पता होंगे तभी आप कर पाएंगे ना। तो जैसे हमने पहला आपको स्टेटमेंट दिया, द फर्स्ट 3 बुक ऑफ फेरी क्वीन वर पब्लिश्ड इन 1596। फेरी क्वीन की पहली 3 किताबें 1596 में पब्लिश हुई थी ना। हाँ सर, ये सारे नाम और टाइम एज, हाँ बेटा याद हो जाएगा, धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे हैं ना। एक बार इसको पढ़ोगे, मेरी एल्बर्ट की क्लास भी है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा, उसको भी मैंने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कराई हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम एज पे बहुत सारे एमसीक्यूज कराते हैं, उसको आप करिएगा, इंपॉर्टेंट राइटर्स पर कराते हैं, उसको आप करिएगा। साथ साथ में हम लोग जो है जब थियरीज वगैरह वाले पार्ट पढ़ते हैं ना, वहां पर भी बीच बीच में डिस्कशन करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। अब देखो, द फर्स्ट 3 बुक ऑफ फेरी क्वीन वर पब्लिश्ड इन 1596। तो 1596 में पहली 3 बुक पब्लिश हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, अब आपको पता होगा उसके पब्लिकेशन के बारे में, तभी आप इसको कर पाएंगे ना। तो हाँ, पहली 3 बुक जो है 1596 में नहीं, 1589 में पब्लिश हुई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ना। तो कौन सा सही है, तो जहां जहां पर एक है वो आपका गलत हो जाएगा पहले ही, ए आपका गलत हो गया और डी आपका गलत हो गया। तो अब बचे 2 ऑप्शन आपके, बी और सी बचा। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, स्पेंसर्स लास्ट बुक ऑफ फेरी क्वीन रिमेन्ड इनकम्प्लीट ड्यू टू फायर इंसिडेंट। मान लीजिए आपको नहीं याद है कि यार सही है कि गलत है, चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा है, सेफर्ड्स कैलेंडर वाज अ कलेक्शन ऑफ 12 इक्लॉक्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ वर्च्यू। अब ये आपको पता है कि नहीं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ वर्च्यू नहीं है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ मंथ ऑफ अ ईयर ना, एक वर्ष के एक महीने को एक रिप्रेजेंट करता है, तो वर्च्यू नहीं है यहाँ पर, मंथ ऑफ ईयर है। तो ये आपको पता है कि ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो अब देखो तीसरा जहां आएगा वहां गलत हो गया, तो तीसरा किसमें है, इसमें आया है, तो ये आपका गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, चौथा आपका बचा, तो इसका मतलब यही सही होगा ना। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन जरूर हम बीच बीच में इंट्रोडक्शन इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका कराते रहते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने की आदत भी आप लोग जरूर डाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके गुड। नाउ मूविंग नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। इसमें 12 इक्लॉक्स हो गए, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। देन द थीम्स आर जनरली, अब ये इक्लॉक्स है तो भाई इक्लॉक्स एंड पेस्टरल में थीम कैसी होगी, थीम रूरल लाइफ की ही होगी, नेचर की होगी, लव इन द फील्ड्स एंड द स्पीकर्स आर सेफर्ड्स एंड सेफर्डेस ना। तो यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो प्रायः सेफर्ड और सेफर्डेस ही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। To increase the rustic effect, Spencer uses strange forms of speech and obsolete words. ये स्पेंसर की आदत थी, स्पेंसर जो है ऑब्सलीट वर्ड्स बहुत यूज किया करते थे, और इसी वजह से माना जाता है कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज को खराब कर लिया। किसने कहा मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम मिसिंग।
उसने कहा है स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज, स्पेंसर ने कोई भाषा ही नहीं लिखी। आई एम मिसिंग द नेम, आपको याद हो तो जरूर याद कराइएगा हमको। टू सच एन एक्सटेंट दैट जॉनसन कंप्लेन हिज वर्क आर नॉट इंग्लिश आर एनी अदर लैंग्वेज। जॉनसन ने तो एक बार कंप्लेन कर दिया था। ये कौन से जॉनसन है? बेन जॉनसन, ध्यान रखिएगा, सैमुअल जॉनसन नहीं है। बेन जॉनसन ने एक बार कहा कि इनके जो वर्क्स है ना, वो न तो इंग्लिश के हैं न किसी और लैंग्वेज के हैं, बड़े अलग ही दुनिया के हैं। ठीक है, चलिए। सम आर मेलांकलिक पोएम्स, इनमें जो पोएम्स है ना, कुछ जो है मेलांकलिक पोएम्स हैं किसके ऊपर? ऑन हिज लास्ट रोजालिंड। सम आर सटायर्स ऑन द क्लर्जी, कुछ मतलब लव पर बेस्ड है, कुछ क्लर्जी पर बेस्ड है। वन द ब्रायर एंड द ओक इज एन एलेगरी, उसका एक पार्ट है, 12 में से एक स्टोरी है ब्रायर, द ब्रायर एंड द ओक की, ये एलेगरी है। और वन फ्लैटर्स एलिजाबेथ एंड अदर्स आर प्योर फेबल्स टच विथ प्यूटन स्पिरिट, और एक एलिजाबेथ की फ्लैटरी करती है, जैसा कि फेरिक्वीन में भी उन्होंने किया है, इसमें भी फ्लैटरी हुई है ना, शुरुआत से ही फ्लैटरर थे, मान चलती। उसके बाद बाकी में प्यूरिटन स्पिरिट दिखाई देता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ ना, प्यूरिटन स्पिरिट दिखाई देता, इसीलिए फेरिक्वीन में इन्होंने थोड़ा सा कैथोलिज्म को क्या किया है, कहीं ना कहीं कैथोलिज्म को थोड़ा सा डिमीन किया है ना इन्होंने, तो ध्यान रखिए क्योंकि ये प्यूरिटन थे। चलो, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे, इनकी और जो वर्क्स है उसको देख लेते हैं। तो दो वर्क्स को आपने देख लिया, अब इनकी है मदर हवार्ड्स टेल। पीछे हमने आपको बताया भी था कि इनकी जो मदर हवार्ड्स टेल है ये कहीं ना कहीं सटायर है एक प्रकार का, ठीक है, कोर्ट लाइफ को, कोर्ट लाइफ के ऊपर सटायर है ना, सटायर ऑन सोसाइटी, सोसाइटी और कोर्ट लाइफ पर सटायर है। एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल आप जानते हैं हमारे सिडनी साहब के ऊपर इन्होंने एलजी लिखा था, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। उसके बाद अब बहुत फेमस रचना आ गई इनकी, एमोरिटी, भैया अंडरलाइन कर लेना ना, एमोरिटी इनकी सोनेट कलेक्शन, सोनेट कलेक्शन का नाम है, एग्जाम में पूछ लेता है एमोरिटी किसके सोनेट कलेक्शन का नाम है, या स्पेंसर के सोनेट कलेक्शन का क्या नाम है। तो एमोरिटी किसके लिए लिखा था? अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, ठीक है। और उसके बाद एक मैरिज हाइम लिखा था, पीछे भी आपको बताया, इपिथैल्मियन, अपने मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इपिथैल्मियन लिखा था। एंड 4 हाइम्स ऑन लव ब्यूटी, लव पर, ब्यूटी पर, हेवनली लव पर एंड हेवनली ब्यूटी पर। तो एक बार लव, एक बार हेवनली लव, एक बार ब्यूटी, एक बार हेवनली ब्यूटी ना, मतलब फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों कॉन्सेप्ट पर लिखा है। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेफर्स कैलेंडर, सेफर्स कैलेंडर का इंपॉर्टेंस क्यों है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है बेटा, इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सेफर्स कैलेंडर, हाँ ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है आपको बता दूं। ये 1579 में पब्लिश हुई थी। उस समय इन्होंने एक अननोन राइटर द्वारा, एक अननोन राइटर द्वारा, मतलब राइटर का नाम वहां नहीं दिया गया था, केवल एक साइन हुई थी, हु साइंड हिमसेल्फ मॉडेस्टली इमेरिटो, ध्यान रखिएगा, एमेरिटो के नाम से इन्होंने अपना साइन किया हुआ था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि इनकी शेफर्ड्स कैलेंडर किस नाम से पब्लिश हुई थी, तो ये नाम आप याद रखेंगे, एमेरिटो, ठीक है, एमेरिटो, ये नाम आप याद रख लेंगे। और कहते हैं कि यहाँ से हमारे लिटरेचर में जो है एक नए युग की शुरुआत होती है, जब हम बहुत मतलब चौसर के बाद, अगर बहुत दिन बाद हम देखते हैं, इंग्लैंड में कोई ढंग का राइटर हमें मिलता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं इनके बारे में हमें क्या मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेंसर्स पोएट्री, इनके पोएट्री की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो आइए, द 5 मेन क्वालिटीज ऑफ स्पेंसर्स पोएट्री आर, 5 मेन क्वालिटीज गिनाते हैं हमारे कौन, विलियम जेलोंग साहब ना, 5 क्वालिटीज गिनाते हैं। स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज, हाँ बेन जॉनसन, अच्छा बेन जॉनसन ने ही कहा था, चलिए ठीक है, स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज। द 5 मेन क्वालिटीज ऑफ स्पेंसर्स पोएट्री, स्पेंसर्स की पोएट्री का 5 मेन क्वालिटी क्या है? अ परफेक्ट मेलोडी है, दूसरा है अ रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी है, तीसरा है अ स्प्लेंडिड इमेजिनेशन ना, इमेजिनेशन तो वैसे भी बड़ा हाई है, विच कुड गैदर इनटू वन पोम हीरोज, नाइट्स, लेडीज, डॉर्फ्स, डेमंस, ड्रैगन्स, classic mythology, stories of chivalry and the thronging ideals of the Renaissance, all passing in gorgeous procession across an ever changing and ever beautiful landscape। तो ये इनकी खासियत रही है। चौथा क्या है? a lofty moral purity and seriousness ना,
तो काफी मॉरल और सीरियसनेस ये इनके पोएट्री में दिखाई देती है। और पांचवा है अ डेलिकेट आइडियलिज्म। आइडियलिज्म तो मिलता है ज्यादातर, आप देखिए इनकी पोएट्री तो पूरी आइडियलिस्टिक ही है ना, रियलिस्टिक से तो कहीं दूर दूर तक बहुत नाता हमको दिखता नहीं है। अच्छा, इनकी जो एक आदत थी ऑब्सोलीट वर्ड्स को यूज करने की ना, वो काफी फेमस थी। बहुत सारे ऑब्सोलीट वर्ड्स को ये यूज करते थे, जैसे लाइक आइन, आइज के लिए आइन का यूज किया करते थे। सेंड, सेम के लिए सेंड का यूज किया करते थे। एंड हिज टेंडेंसी टू क्वाइन अदर्स, और बहुत सारे ये क्वाइन भी करते थे। जैसे एक वर्ड इन्होंने क्वाइन किया है मर्सीफाई, एक बार एग्जाम में आया है ना, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड वाज क्वाइंड बाय स्पेंसर, स्पेंसर ने क्वाइन किया था। तो आपको वहां पर कई फाई करके दे देगा, एक वर्ड रहेगा मर्सीफाई। तो मर्सीफाई वर्ड हमारे स्पेंसर साहब ने क्वाइन किया है, ये ध्यान दे देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो रही इनकी जो है बात उसकी। अब आइए देखते हैं इस इनकी जो आइडियलिज्म है और इनका लव ऑफ ब्यूटी है, इक्विसाइड मेलोडी है, इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, पोएट्स पोएट ना। तो ये भी याद कर लेना, पोएट्स पोएट कहा गया है इनको, ठीक है। नियरली ऑल आवर सब्सिक्वेंट सिंगर्स एक्नॉलेज देयर डिलाइट इन हिम। तो बाद में बहुत सारे गीत वगैरह जो है, जो सिंगर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं स्पेंसर को यूज किया है और उनके गीत को गाया है ना। चलिए नाउ गोइंग अहेड, आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं और हमारे पास क्या है। कंपैरिजन बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर। तो चौसर एंड स्पेंसर के बीच में कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या मिलता है, आइए देखते हैं। हमारे लॉन्ग साहब कह रहे हैं, थोड़ा आप लोग कुछ बोलते रहा करिए, पता चलता है कि आप लोग हैं ना, ऐसा ना हो कि आप लोग सो जाएं। चौसर को ये कह रहे हैं, चौसर वाज अ कंबाइंड, चौसर तो कंबाइंड थे, क्या थे, पोएट थे और मैन ऑफ अफेयर्स भी थे ना भाई, वो तो मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ अफेयर्स ये सब थे। और ज्यादातर अगर देखें तो मैन ऑफ अफेयर्स थे, एम्बेसडर के रूप में काम किया, फिर वो क्या नाम था, वाइन मर्चेंट जो इनका बिजनेस, फैमिली बिजनेस था, वो वाला काम किया, फिर टैक्स के ऑफिसर बना दिए गए, बहुत सारा काम किया। और हमारे जो स्पेंसर साहब हैं, स्पेंसर साहब ने क्या किया, कहाँ गया, हाँ, though dealing largely with the ancient or medieval material, he has curiously modern way of looking at life. Indeed, he is our only author preceding Shakespeare with whom we feel thoroughly at home. तो ये विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। विलियम जे लॉन्ग कहते हैं कि हमारे एक ही मात्र आथर चौसर हैं, किसके पहले, शेक्सपियर के पहले, जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, वी फील थॉरली एट होम, हम लगता है कि बिल्कुल कंफर्टेबल है ना, उनकी लिखने की जो स्टाइल है उससे क्या लगता है, हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो ये चौसर की तारीफ कर रहे हैं कौन, विलियम जे लॉन्ग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तारीफ करते करते और क्या कह रहे हैं, ओके चलिए आइए हम देखते हैं। लाइक चौसर, चौसर की तरह हमारे जो स्पेंसर साहब थे, स्पेंसर, like Chaucer, Spencer was a busy man of affairs, but in him the poet and the scholar always predominates ना। लेकिन इनके अंदर जो पोएट और स्कॉलर है वो प्रीडोमिनेट करता है, मतलब ये भी मैन ऑफ अफेयर्स तो थे ही, लॉर्ड हार्वे के सेक्रेटरी बना दिए गए, आयरलैंड गए तो ये सब काम तो कर ही रहे थे, बहुत सारा प्लान इन्होंने जो आयरिश रेबेलियन को जो है कुचलने के लिए इन्होंने बनाया था, वो सब तो चीजें हैं ही। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पोएट ज्यादा है, मैन ऑफ अफेयर्स कम है, जबकि हमारे चौसर मैन ऑफ अफेयर्स ज्यादा है, पोएट थोड़े से कम है। ये कह रहे हैं कि लाइक चौसर ही स्टडीज द क्लासिक एंड कंटेम्पररी फ्रेज एंड इटालियन राइटर्स, बट इंस्टीड ऑफ अडॉप्टिंग हिज मटेरियल टू प्रेजेंट डे कंडीशन ही मेक्स पोएट्री एज इन हिज इकोलॉग्स फॉर इंस्टांस मोर आर्टिफिशियल इवन देन हिज फॉरेन मॉडल्स। कह रहे हैं सबको इन्होंने पढ़ा, चौसर को पढ़ा, इटालियन को पढ़ा, फ्रेंच को पढ़ा, सबको पढ़ा, लेकिन भाई इन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया। इन्होंने तो इतना ज्यादा आर्टिफिशियलिटी अपने पोएट्री में दिखाई है कि शायद उस समय के जितने लोग फॉरेन मॉडल्स थे वो भी उतने आर्टिफिशियल नहीं थे। तो ये एक प्रकार का इनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं कौन,
हमारे लॉन्ग साहब लगा रहे हैं कि इनकी पोएट्री बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल पोएट्री थी। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं लॉन्ग साहब, कह रहे हैं कि when Chaucer looks about him and describes life as he sees it, Spencer always looks backward। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आपके एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बना के पूछ लेता है ना। कह रहे हैं वेयर चॉसर लुक्स अबाउट हिम एंड डिस्क्राइब्स लाइफ एज ही सीज इट। कहते हैं चॉसर रियलिस्टिक थे, वो क्या करते हैं अपने आसपास देखते हैं और जो दुनिया दिखती है उसको लिखते हैं। जबकि स्पेंसर क्या है, स्पेंसर ऑलवेज लुक्स बैकवर्ड फॉर हिज इंस्पिरेशन। ये अपने इंस्पिरेशन के लिए पीछे देखते हैं, पास्ट में देखते हैं। ही लिव्स ड्रीमली इन द पास्ट, वो पास्ट में ड्रीमली रहते हैं। इन अ realm ऑफ प्योरली इमेजिनरी इमोशंस एंड एडवेंचर ना, तो प्योरली इमेजिनेटरी जो है एडवेंचर और इमोशंस में ये रहने वाले हैं हमारे स्पेंसर। मतलब ही इज इमेजिनेटरी एंड चॉसर इज रियलिस्टिक। चॉसर रियलिस्टिक है और ये रियलिस्टिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी पहली क्वालिटी जो है स्पेंसर की, हिज फर्स्ट क्वालिटी इज इमेजिनेशन नॉट ऑब्जर्वेशन। इनकी पहली क्वालिटी पोएट्री की है कि ये इमेजिनेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं करते। किसी को कुछ देखते नहीं है कि ये कैसा है कैसा है, केवल इमेजिनेशन करते हैं। एंड ही इज द फर्स्ट ऑफ आवर पोएट्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। लो भैया, एक ये भी स्टेटमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में कि किसने कहा है स्पेंसर को, द फर्स्ट ऑफ आवर पोएट्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। सपनों की दुनिया क्रिएट करने वाला हमारा पहला राइटर कौन है, तो स्पेंसर है। किसने कहा है, विलियम जे लॉन्ग ने कहा है कि ड्रीम्स फैंसीज इल्यूजन क्रिएट करने वाले पहले हमारे राइटर कौन है, स्पेंसर साहब हैं। दूसरी क्वालिटी ये बता रहे हैं, हिज सेकंड क्वालिटी इज अ वंडरफुल सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी। ब्यूटी को लेकर के बहुत ज्यादा इनके अंदर सेंसिटिवनेस देखने को मिलता है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या किया है, एक नया स्टैंजा यूज किया। ठीक है, मॉडल जो मॉडर्न पोएट भी इनको अडॉप्ट करते हैं वो इनका क्या था, स्पेंसरियन स्टैंजा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमारे स्पेंसर साहब जो है वो समाप्त होते हैं। आवर फर्स्ट टू मॉडर्न पोएट्स चॉसर एंड स्पेंसर। हाँ ठीक है, पहले दो मॉडर्न पोएट्स हैं हमारे चॉसर और स्पेंसर। चलिए अब हम माइनर पोएट्स को देखते ना। तो एक बार आप लोग जितने लोग प्रेजेंट हैं अपनी प्रेजेंस थोड़ी सी दे दें तो हमको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे हैं तो हो सकता है कुछ को नींद आ गई हो हमारे स्टूडेंट्स को ना। चले आगे, चलो हम चलते हैं, आप अपनी प्रेजेंस थोड़ी सी हमको दे दीजिए। चलिए, दो स्पेंसर इज द वन ग्रेट नॉन ड्रामेटिक पोएट ऑफ द एलिजाबेथन एज, a multitude of minor poets demand attention to the student who could understand the tremendous literary activity of the period। कह रहे हैं कि स्पेंसर को तो पढ़ लिया, लेकिन भाई जो लिटरेचर लवर है ना, जो कह सकते हैं ना कि हु क्रेव्स फॉर लिटरेचर, लिटरेचर को लेकर क्रेविंग जिसके अंदर है, वो और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है, इस एज के माइनर पोएट को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। One needs only to read the Paradise of Dante Devices 1576 में आई थी। तो कह रहे हैं कि आपको अगर करना है, पढ़ना है, माइनर पोएम्स में पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़िए द पैराडाइज ऑफ डैंटी डिवाइसेस 1576 में आई थी। ठीक है, और अ गॉर्जस गैलरी ऑफ गैलेंट इन्वेंशन, ये आई थी 1578 में। या कह रहे हैं कोई अदर मिसलेनियस कलेक्शन कोई भी हो, जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जिसमें भी रहे हो उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। हालांकि बहुत कम हमें इसमें राइटर मिलते हैं, लेकिन फिर भी पोएट्री लिखने वाले जैसे मार्लो हैं ना, मार्लो ने भी पोएट्री लिखा है। तो आइए पहले हमारे हैं थॉमस सैकविले ना। सैकविले एंड नॉर्टन को तो आप लोग जानते ही होंगे ना। ये लोग पोएट्री भी थोड़ी बहुत लिखा है, हालांकि ये लोग ड्रामा के लिए काफी फेमस हैं ना, प्लेस के लिए काफी फेमस हैं। चलिए तो आइए हम पढ़ते हैं सैकविले को। सर थॉमस सैकविले, अर्ल ऑफ डॉर्सेट एंड लॉर्ड हाई ट्रेजरर ऑफ इंग्लैंड, इज जनरली क्लास्ड विथ याट एंड सरे। इनको याट एंड सरे जैसे लोगों की क्लास में रखा जाता है। एमंग द प्रीडिसेसर ऑफ द एलिजाबेथन एज, अगर एलिजाबेथन एज के प्रीडिसेसर की बात करें ना, तो इनको रखा जाता है किसमें, इनको रखा जाता है याट एंड सरे की क्लास में। ठीक है,
इन इमिटेशन ऑफ दांतेज इन्फर्नो, दांते की इन्फर्नो को कॉपी करके सैक्विले फॉर्म द डिजाइन ऑफ अ ग्रेट पोम कॉल्ड द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा भैया, मिरर फॉर मजिस्ट्रेट किसकी है? थॉमस सैक्विले की, ठीक है। अंडर गाइडेंस ऑफ एन एलिगोरिकल पर्सनेज कॉल्ड सारो, ये भी ध्यान रखिएगा भैया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सारो, सारो जो है एक एलिगोरिकल करेक्टर है, ये कहाँ आता है? ये द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट में आता है। और सारो किसी की बेटी का नाम है ना शायद, कि किसी कुत्ते का नाम है, मैं भूल रहा हूँ। जो हमारी क्या नाम था, बेलिंडा थी, बेलिंडा की डॉग का नाम क्या था? सारो था ना शायद, कि टेस की बेटी का नाम सारो था, टेस की बेटी का नाम सारो था। आई एम प्रेजेंट, रोहित कह रहे हैं मैं भी प्रेजेंट हूँ। नेहा सिंह सर जिंदा हूँ, हाँ ठीक है, जिंदा ही रहिए ना, क्योंकि जो सोया, सोया और डेड ना, सोया हुआ इंसान और डेड इंसान दोनों इक्वल माने जाते हैं ना, इसीलिए सोए हुए इंसान को लोग कहते हैं कि मारना पीटना नहीं चाहिए, और मरे हुए इंसान को भी, डेड बॉडी को तो वैसे भी कोई वो नहीं करता है। चलो, तो इसमें एक एलेगरिकल करेक्टर है जिसका नाम है सारो, ध्यान रखिएगा, मिरर फॉर मजिस्ट्रेट में आया है। ही मीट्स द स्पिरिट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये क्या करते हैं, ये उसी सारो के थ्रू क्या करते हैं, इंग्लिश स्टेज के जितने एक्टर्स थे उनसे मिलते हैं। द आइडिया वॉज टू फॉलो लिडगेट्स फॉल ऑफ प्रिंसेस, इनका आइडिया था कि लिडगेट की फॉल ऑफ प्रिंसेस के पैटर्न पर ये लिखें। एंड लेट ईच करेक्टर टेल हिज ओन स्टोरी, और हर एक करेक्टर अपनी कहानी बताए, सो दैट द पोम वुड बी अ मिरर इन विच प्रेजेंट रूलर्स माइट सी देमसेल्फ, और ताकि ये पोम मिरर का काम करे जिसमें प्रेजेंट रूलर हैं वो अपने आप को देखे ना, इसीलिए इसका नाम रखा मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। इसका नाम क्या रखा? मिरर फॉर मजिस्ट्रेट, ठीक है बच्चों। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, ये ध्यान रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं और क्या लिखा। तो आपसे क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, देखो भाई, जो पेपर सेट करने वाला है ना, वो भी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है उसने भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आपको प्रोफेसर बन जाएंगे, आप उस पद पर पहुंचेंगे, आपको पेपर बनाने के लिए आएगा, तो आपने भी लाइन बाइज लाइन पढ़ा हुआ है सब चीज, तो आप सोचेंगे चलो थोड़ा सा अंदर घुस करके पूछते ना, इसलिए आपको ये सब पढ़ना जरूरी है। उसके बाद इनकी जो अगली पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है, मतलब मिरर फॉर मजिस्ट्रेट तो एक सेकंड के लिए भूल जाइएगा, इसको भूलना नहीं है। ये है इंडक्शन, ठीक है, ये क्या है? इंडक्शन, बहुत ही फेमस है। उसके बाद कंप्लेंट ऑफ द ड्यूक ऑफ बकिंगहम, इसको आप भूल सकते हैं। दीज आर रिटन इन द राइम रॉयल, लेकिन ये आपको नहीं भूलना है कि राइम रॉयल में लिखा गया, ये राइम रॉयल वही है जिसके ओनर, ओनर मतलब जिसके फादर कौन थे? हमारे चौसर साहब ना। अनफॉर्चुनेटली सैक्विले टर्न फ्रॉम पोएट्री टू पॉलिटिक्स, सैक्विले बेचारे पोएट्री से पॉलिटिक्स में चले गए, एंड द पोम वाज कैरीड ऑन बाय टू इंफीरियर पोएट्स। बाद में इस पोम को दो इंफीरियर पोएट्स ने लिया, लिखा, विलियम बॉडविन एंड जॉर्ज फेरर्स ने। तो ये सब मतलब बहुत फेमस नहीं हुई, अब समझ ही सकते हैं, खुद करो तो ठीक है, दूसरे को दे दिए तो कितना मन से करेगा ना। चलो अब आइए, अब इनके जो एक दोस्त थे ना, इनका कनेक्शन था नॉर्टन और सैक्विले को, तो हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, क्योंकि पहली ट्रेजेडी इंग्लैंड में, इंग्लिश ट्रेजेडी, पहला क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है ना, शुरू में ही बताया आपको। सैक्विले रोट आल्सो इन कनेक्शन विद थॉमस नॉर्टन द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, पहली इंग्लिश ट्रेजेडी, ध्यान रखना कौन है? फेरेक्स एंड पोरेक्स, और इसका दूसरा नाम क्या है? गॉरबोडक ना। तो इसको रट लो भैया, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एक आध बार पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो तो जानते होंगे, 100% जानते होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऐसे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो जान लें इंग्लैंड की पहली ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी जो कहलाती है, वो हमारी फेरेक्स एंड पोरेक्स है, और इसको दूसरा इसका नाम है गारबोडक ना। फेरेक्स पोरेक्स दो भाई रहते हैं, वही राज सिंहासन के लिए एक एक को मार देता है, फिर उसकी मदर दूसरे को मार देती है, फिर वहां पर सब राजा जो है उसको मार देता है, सब मरे पड़े हैं ना। तो ये काफी ट्रेजिकल जो है ड्रामा है, एक प्रकार से कह सकते हैं पहली इंग्लिश ट्रेजेडी ये है। यहीं से हमारे ड्रामा का राइज होता है, कहाँ? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ड्रामा यहीं से शुरू होता है।
चलिए, हाँ उसके डॉग का नेम शॉक था, हाँ ठीक है, सही कह रही हो। उसके डॉग का नेम शॉक था, और शारो जो है शायद टेस की बिटिया का नाम था ना, टेस को जो एक लड़की हुई थी उसका नाम शारो था, हाँ। चलो, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा याद करते रहा करो ना, कुछ कमेंट करते रहा करो, आप लोग पढ़ते भी रहा करो। चलो आगे हमारे आ गए फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी 1554 से 1586। आइए हम लोग फिलिप सिडनी को पढ़ लेते हैं। ये भी माइनर पोएट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लगता है गायब हो चुके हैं, यहाँ पे प्रेजेंस बहुत कम दिखाई दे रही है, रात का असर दिख रहा है इनके ऊपर ना, रात का असर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी क्लासेस चलती हैं रात में, बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है ना। आपको नियमित रूप से जुड़ना चाहिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अपनी प्रेजेंस बना के रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि टीचर जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है, चलो हाँ सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं ना। चलो आइए, सिडनी साहब देखें तो बड़े ही अच्छे आदमी थे, भले मानुस जिनको कहते हैं। 1554 से 1586 तक ना, भले मानुस थे बिल्कुल। सिडनी जो है आइडियल जेंटलमैन, द सर कैलिडोर ऑफ स्पेंसर्स लीजेंड ऑफ कर्टसी। स्पेंसर की एक रचना है ना जिसका नाम है लीजेंड ऑफ कर्टसी, इसमें सर कैलिडोर जो है वो कौन है, हमारे सिडनी है, सिडनी के लिए लिखा है। इज वास्टली मोर इंटरेस्टिंग एज अ मैन देन एज अ राइटर, एंड द स्टूडेंट इज रिकमेंडेड टू रीड हिज बायोग्राफी रादर देन हिज बुक्स। तो कहते हैं ये एज अ मैन जितने पॉपुलर है ना, उतने एज अ राइटर नहीं है, और इनको कहा जाता है कि आप इनके बुक से ज्यादा आप इनकी बायोग्राफी को पढ़ो तो ज्यादा मजा आएगा आपको। अब इनकी बायोग्राफी में होगा कुछ भाई, जैसे हिज लाइफ एक्सप्रेसेस बेटर देन एनी सिंगल लिटरेरी वर्क द टू आइडियल्स ऑफ एज। इनकी लाइफ उस एज की दो आइडियल्स को रिप्रेजेंट करती है, एक पर्सनल ऑनर, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, और दूसरा था नेशनल ग्रेटनेस ना, नेशनल ग्रेटनेस। ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी उस समय के आइडियल्स थे। एज अ राइटर की बात करें तो नोन बाय थ्री प्रिंसिपल वर्क्स, तीन इनकी मुख्य वर्क हैं, उसके द्वारा इनको हम जानते हैं, जिनमें पहला वर्क है आर्केडिया। भैया अंडरलाइन कर लेना, बड़ा फेमस है आर्केडिया। आर्केडिया है क्या, दिस इज अ पैस्टरल रोमांस। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आया है ना। आर्केडिया इज अ पैस्टरल रोमांस इंटरपर्स्ड विथ इक्लॉक्स, बीच बीच में इक्लॉक्स भी इसमें है, ध्यान रखिएगा। इन विच शेफर्ड्स एंड शेफर्डेस सिंग ऑफ द डिलाइट्स ऑफ रूरल लाइफ। दो द वर्क वाज टेकन अप आइडियली एज अ समर्स पास टाइम। एक्चुअली गर्मी में भाई छुट्टी उट्टी हो गई होगी, जैसे हॉलीडे अब होने वाला है 20 मई के बाद, तो समर के पास टाइम के रूप में लिख रहे थे कि भाई समर की छुट्टी है, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ तो कहिए, तो उन्होंने आर्केडिया लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इट बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वाज इमिटेटेड बाय 100 पोएट्स। इतनी पॉपुलर हो गई कि सैकड़ों पोएट्स ने इसको कॉपी किया है ना। तो काश ऐसा सबके साथ हो जाता, कोई ऐसे मजाक मजाक में कुछ लिख रहा हो और वो पॉपुलर हो जाए ना, ठीक है। जैसे हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं ना, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं। वैसे दुनिया तो ऐसी ही है ना, दुनिया भी हमारी यही है, कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं, और ये क्रम लगा रहता है। चलिए, तो अगली इनकी दो तीन बताया ना, तीन इनकी क्लासिकल बुक्स हैं, एक तो हो गया आपको आर्केडिया मिल गई, दूसरी देख लीजिए द एपोलॉजी फॉर पोएट्री, पब्लिश्ड इन 1595, जनरली कॉल्ड द डिफेंस ऑफ पोएजी। इसको जनरली हम डिफेंस ऑफ पोएजी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम भी आप याद रखेंगे, अपॉलजी फॉर पोएट्री ना, बहुत ही फेमस है। अब ये आई क्यों, आई इसलिए कि हमारे एक थे स्टीफन गॉसन, इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था ना, एक पैम्फलेट लिखा था, इसको नोट कर लेना। उस पैम्फलेट का नाम क्या था, द स्कूल ऑफ अब्यूज, 1579 में ये आया था। अब ये हमें लगता है इन्होंने पढ़ा होगा, तो इनको थोड़ा सा भाई लगा कि यार ये तो बहुत गाली वाली दिया है, इसमें बहुत उल्टा सीधा बोला है, किसको, उस समय के पोएट्स को। इन विच द पोएट्री ऑफ द एज, इसमें जो उस समय की पोएट्री थी उसको क्या कहा गया है, एंड इट्स अनब्रिडल्ड प्लेजर वर डिनाउंस्ड विथ प्यूरिटन थारोनेस एंड कन्विक्शन ना। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो प्यूरिटन थॉट्स के थारोनेस और कन्विक्शन था
उसकी वजह से इसको जो है डिनाउंस कर दिया गया ना। तो ये गुस्सा हो गए भाई हमारे कौन, सिडनी साहब। एंड द अपॉलजी इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहले क्रिटिकल एसेज की अगर हम बात करें तो शुरुआती में तो एक हमारा ये भी आता है अपॉलजी फॉर पोएट्री, जहां पर सिडनी जो है वो माफी मांगते हैं कि भाई जो हमारे गॉसन साहब ने किया उसके लिए पोएट्री में आपसे माफी मांगता हूं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलो आइए। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग मास्टर्स में पढ़ते भी हैं, मास्टर्स में पढ़ाई जाती है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ना, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी होगी। हाँ, आलिया करें सर, यू आर राइट, टेस डॉटर नेम सारो, हाँ टेस की बिटिया का नाम सारो था, चलो ठीक है। नेहा सिंह, नो सर टाइमिंग इज वेरी फेवरेबल, प्लीज नो चेंज दिस टाइम, ओके ठीक है, ओके ओके, आई विल ट्राई ना। टाइम वैसे चेंज नहीं होगा इसका, ये टाइम बेस्ट है, लेकिन हम एमसीक्यूज को कोशिश करेंगे कि इसके साथ कर देना, क्योंकि दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। अब आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस एंड मीनिंग ऑफ पोएट्री इन एनी लैंग्वेज। उसके बाद इनकी तीसरी बुक है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये है क्या, तो अंडरलाइन कर लो, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किसका कलेक्शन है, सॉन्ग एंड सॉनेट्स का, तो ये हमारे किसका है, हमारे सिडनी साहब का है ना। और ये एड्रेस्ड किसको है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, तो एड्रेस टू लेडी पेनेलोप डेवरक्स। ये कौन थी, टू whom सिडनी हैड वंस बीन betrothed। सिडनी बेचारे जो है एक बार इनकी सगाई वगाई भी हुई थी ना, लेकिन टूट गई, सगाई टूट ही जाती है फिलहाल, बहुत सारे लोगों की टूट जाती है, लेकिन नहीं टूटनी चाहिए, टूट गई तो कोई बात नहीं है, फेविकोल तो लगा नहीं था, टूट गई तो टूट गई। चलिए, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला लिखा इन्होंने किसके लिए, लेडी पेनेलोप के लिए। ध्यान रखना, इनकी कह सकते हैं कि न हो पाने वाली पत्नी, मतलब सगाई होकर के ही बाद में रिश्ता टूट गया था ना। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने भैया, तो अब कहीं ना कहीं प्रेमिका के बारे में लिख रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं, तो बहुत सारी एक्विसाइड ब्यूटी की पीसेज इसमें देखने को मिलती है ना। वैसे भी प्रेम जो है वो क्या करता है, मुझे नहीं पता, कुछ करता होगा। जॉर्ज चैपमैन 1559 से 1634 तक, आइए इनको देख लेते हैं साहब को। तो ये सब माइनर पोएट्स में आते हैं। चैपमैन हमारे जो हैं बिल्कुल लॉन्ग क्वाइट लाइफ जीरा है ड्रामेटिस्ट के बीच में, थोड़ा बहुत लिखते भी थे, प्रायः स्टेज के लिए लिखते थे, लेकिन कुछ पोएट्री भी लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तो जिसके लिए इनको जानते हैं और याद किया जाता है ना, ऑन लुकिंग इनटू द फर्स्ट, क्या होमर्स करके ऐसे नहीं है, चैपमैन्स होमर करके, किसने लिखा है, ऑन ट्रांसलेटिंग द फर्स्ट इनटू चैपमैन्स होमर, ये किसी ने लिखा है बुक, मुझे याद आ रहा है, कीट्स ने लिखा है क्या, एक बार चेक कर लेना। इनका एक प्लेज है, प्लेज में इन्होंने लिखा है, इनकी एक पोएट्री है जिसका नाम क्या है, ट्रांसलेशन है, वो फेमस वर्क मेट्रिकल ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड। ध्यान रखिएगा, इलियड का पोएट्री में ट्रांसलेशन किया है किसने, प्रोज में नहीं है ट्रांसलेशन, ध्यान रखिएगा, पोएट्री में है, मेट्रिकल मतलब पोएट्री, पोएट्री में ट्रांसलेशन किया है इलियड का 1611 में, और किसका किया है, ओडिसी का 1614 में। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, इलियड एंड ओडिसी हमारे होमर की जो है बहुत ही फेमस एपिक्स हैं, उसको ट्रांसलेट किया पोएट्री में किसने, हमारे चैपमैन साहब ने। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वर्क है ना। यहाँ पे कौन आया है, प्रतिभा रावत, गुड इवनिंग, बहुत देर आपने कर दी। 108 सोनेट, ओके ओके, रोहित इज सेइंग यस सर, 1514, ओके 1514 में, ठीक है, ठीक है, बाई कीट्स, ठीक है। चलिए, कीट्स ने हो लिखा है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है, वैसे बहुत मतलब चीजें ऐसी हैं कि क्या क्या पढ़ा जाए ना, दिमाग ही तो है कितना याद रखे, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो बिल्कुल यंग है ना, तो अभी तो आप लोग सब पकड़ सकते हैं, सब सीख सकते हैं, और नहीं पकड़ सीख सकते हैं तो सीखना पड़ेगा भैया, कोई ऑप्शन नहीं है ना। हमारे पास तो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, हमें जो दो चार शब्द आ रहे हैं हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं,
आप सुनेंगे तो सही, नहीं सुनेंगे तो सही, हम बोल देंगे, कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुन लेंगे तो हमें थोड़ा सा ये फर्क पड़ेगा कि हम और जोश और जज्बे के साथ आपको पढ़ाएंगे। नहीं सुनेंगे तो ऐसे जैसे चल रहा है कहानी, जैसे कारवां चल रहा है चलेगा। लेकिन आपके लाइफ में तो बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ तो पूरी की पूरी अभी कह सकते हैं शुरू ही नहीं हुई है ना। चलो, तो चैपमैन्स की ह्यूमर का ट्रांसलेशन कर लिया, तो बहुत बड़ा काम कर लिया। चलिए, Chapman is remembered also as the finisher of the Marlowe's Hero and Leander। तो भैया ये भी अंडरलाइन कर लो, मार्लो की जो नरेटिव पोयम है ना, हीरो एंड लिएंडर, जिसमें हीरो कौन है, हीरोइन है, और लिएंडर कौन है, हीरो है ना। ये भी किसमें लिखा गया है, किसने कंप्लीट किया इसको, ये इनकम्प्लीट रह गई थी, ये हमारे चैपमैन साहब ने किया है। अब यही नहीं है, कह रहे हैं इन विच अपार्ट फ्रॉम द ड्रामा द रेनेसा मूवमेंट इज सीन एट परहैप्स इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो रेनेसा मूवमेंट भी इनकी पोएट्री में हाईएस्ट पॉइंट पर दिखाई देता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे बच्चे ये कहते हैं सर ये तो हमने पढ़ा नहीं। अरे भाई आपने बुक डिटेल में नहीं पढ़ी ना, तो कैसे आपको पता चलेगा। आपको मैं आके खड़े होकर सिर्फ इतना बता दूं कि यू नो इन माइनर पोएट्स देयर वर चैपमैन, सिडनी रोट, स्टॉफेल एंड स्टेला, दो चार चीजें बता करके मैं आगे बढ़ गया। आपको क्या ही समझ में आएगा, इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप बस वही भीड़ में भगते चले जा रहे हैं, भगते चले जा रहे हैं। कुछ सबसे अलग करो ना, कुछ सबसे अलग करो। सब क्या कर रहे हैं, सब नोट्स, दुनिया भर की कोचिंग के नोट्स खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, सब बंच इकट्ठा कर लिया, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, सब बंच इकट्ठा कर लिया ना। इतने एमसीक्यूज कर लो, इतने कर लो, अरे उतने कुछ की जरूरत नहीं है। 10-12 किताबें हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ लीजिए, उनको रटिए। रटेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। रटना का मतलब जब मैं कहता हूं तो ये मत समझिए रटना कोई एक प्रक्रिया है, आप उसको बार बार रीडिंग करेंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो मैं सिंपल सी बात हर एक स्टूडेंट को ये कहता हूं, और ये मैं बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों को भी बता रहा हूं कि भाई कोई भी बुक है, कोई भी बुक है, कोई भी टॉपिक पर, उसकी 10 बुक लेकर के मत पढ़ो ना। जैसे ए टॉपिक पर मान लीजिए आप लाए 10 बुक, और आपने इसको पढ़ा, थोड़ा सा इसको पढ़ा, थोड़ा का इसको पढ़ा, छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। भाई इसी टॉपिक पर एक बुक ले आओ और इसको 10 बार पढ़ो, आप सबसे आगे रहोगे, आप सबसे आगे रहोगे। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, हमने ये कलेक्शन खरीदे हैं, हमने ये खरीदा। अरे भाई हम क्या करेंगे उतना, हमें उतने की जरूरत है जिससे हमारा कंपटीशन निकल रहा है। बाकी ज्ञानवर्धन तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे ना, हमको किसी को लाइब्रेरी शो करके दिखाना थोड़ी ना है। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब आई शुड नॉट से बहुत नॉलेजेबल हैं, नहीं सिलेक्शन हुआ किसी वजह से, ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन कुछ कारण तो हमको लगता है नहीं होने का। जैसे एक हमारे जानने वाले थे, उनके घर में अचानक मैंने एक दिन विजिट कर लिया, मैंने देखा तो इतनी किताबें रखी थी, इतनी किताबें रखी थी, कम से कम हमसे, हमारे पास जितनी किताबें बहुत कम ही है हमारे पास, लेकिन हमसे 10 गुना ज्यादा किताबें उनके यहाँ रखी हुई थी। और मुझे बता रहे थे सर मैंने ये किताब भी ली है, ये किताब भी ली है। अब मैं तो कहने वाला था ली तो सब है, पढ़ी कितनी है, आता कितना है। तो बात ये है कितना आपने ले लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना आपको आता है ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन कितने किताब है इससे नहीं बनेगा, किताब में क्या है उससे बनेगा। तो हर एक किताब पर, टॉपिक पर कितनी भी किताबें आप ले ले, कंटेंट 90% सेम रहता है, 10-5% इधर उधर रहता है, और सिलेक्शन तो 70-80% पे हो जाता है ना। चलो, तो ये याद रखोगे, हाँ याद रखना ना, याद रखोगे नहीं, याद रखना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूं। रखोगे का तो ऑप्शन मैं आपको दे नहीं सकता। चलो, अब आउट ऑफ स्कोर्स ऑफ लॉन्ग पोएम्स ऑफ द पीरियड, हीरो एंड लेंडर एंड द फेरी क्वीन आर द ओनली टू व्हिच आर इवन स्लाइटली नोन टू मॉडर्न डेज। छोड़ दीजिए, अब आगे चलते हैं। माइकल ड्रेटन, भैया ये भी हमारे ड्रेटन साहब भी बड़े फेमस थे ना, यहाँ पे ये इनका भी सोनेट कलेक्शन है, बड़ा ही फेमस है। तो ओके, प्रतिभा सिंह सॉरी सर नोटिफिकेशन नहीं देख पाए, कोई बात नहीं है। ऑन फर्स्ट लिकिंग इनटू चैपमैन होमर बाय कीट्स, अच्छा मेरा दिमाग ठीक है, मतलब ना मैं भूला नहीं हूँ अभी तक। स्टॉफेल एंड स्टेला इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जी आलिया सो इंटेलिजेंट, ओके, नो नो जी गुरु जी, ओके। चलो वो कोई बात नहीं बेटा, आगे चलते हैं। माइकल ड्रेटन को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रेटन साहब हमारे।
1563 से 1631 तक इनका टाइम पीरियड है। बहुत ही इन्होंने कह सकते हैं ड्राइडन इज द मोस्ट वॉलमिनस टू एंड टू एंटिक्वेरियंस एट लीस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द माइनर पोएट्स। आइए देखते हैं इनका। ही इज द, ये देखिए, ही इज द लेमन ऑफ द एलिजाबेथन एज। पहला इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर, क्या? लेमन ऑफ द, लेमन थे ना 12th सेंचुरी में, 1200 में उनकी ब्रूट आई थी ना लेमन, वही इनको एलिजाबेथ का लेमन कहा जाता है। एंड वास्टली मोर स्कॉलरली देन हिज प्रीडेसेसर। तो ये ध्यान रखना। इनका चीफ वर्क क्या है? पॉली ऑल्बियन। पॉली ऑल्बियन एन एनॉर्मस पोएम ऑफ मेनी थाउजेंड कपलेट्स, कई हजार कपलेट्स की है ये, डिस्क्राइबिंग द टाउन्स, माउंटेन्स, रिवर्स ऑफ ब्रिटेन विद द इंटरेस्टिंग लेजेंड्स कनेक्टेड विद द ईच ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉली ऑल्बियन बहुत ही फेमस रचना है। ठीक, टू अदर इनके लॉन्ग वर्क्स हैं, वो क्या है? बैरन्स वॉर है एंड द, ये इंपॉर्टेंट है काफी, हीरोइक पिस्टल्स ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा है बेस्ट पोएम, बैटल ऑफ एजिनकोट। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये पोम किसने लिखी है, बैटल ऑफ एजिनकोट। तो ये किसने लिखी है? हमारे ड्रेटन साहब ने। ठीक है, और अ बैलेड रिटन इन लिबलीमीटर विच टेंशन यूज्ड विद सम वेरिएशंस इन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। अब ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो स्टैंजा मीटर यूज किया गया है टेनिसन ने, उसको अपने किस पोम में किया है? तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। अब देखो कैसे क्वेश्चन जुड़ता है, आप लोग पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन को जोड़ते नहीं है। अब आप टेनिसन को तो पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ड्रेटन को पढ़ते समय ही टेनिसन के बारे में एक क्वेश्चन पता चल गया, क्या? जो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है ये बैलेड मीटर में लिखा गया है, और ये जो है बैटल ऑफ एजिनकोट में ड्रेटन साहब ने यूज किया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना। आगे चलें। ओके, तो भाई लेमन साहब को भूलिएगा नहीं, इतना बड़ा नाम दिया गया तो आप भूल कैसे सकते हैं? द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो आइए हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द ड्रामा। ओरिजिन ऑफ द ड्रामा। तो आज के लिए बस इतना ही करें। रोहित सिंह सर, टाइम 10 से 11:30 तक कर दीजिए। कितने लोग तैयार हैं? भैया कहाँ तैयार हैं? आप लोगों को सबको मैंने लिंक तो भेज दिया था। अभी प्रेजेंट टाइम में 4-5 लोग जो है क्लास में हैं ना। तो कम से कम आप 25-50 लोग रहिए क्लास में। आप अपने साथियों को जोड़िए, उनको बोलिए तो थोड़ी सी और मेहनत की जाए ना। चलिए ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा कल से शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा और आप लोग अपना इसको अपने साथियों को और सबको जो है मोटिवेट करिए, अपना क्लास को लें, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और साथ में आप खुद पहले टाइम से जुड़ना सीखें ना। टाइम से जुड़िए, क्लास को टाइमली अटेंड करिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग, हाँ, बैटल ऑफ एजिनकोट आलिया कह रही है 1415, बिल्कुल सही है। हमने अभी तो पढ़ाया था आपको बैटल ऑफ एजिनकोट ना, एमसीक्यूज में कराए थे, कई सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड थे जो है। तो चलिए ड्रामा को हम लोग शुरू करेंगे कल। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसको जो है आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, देन हम आज की क्लास को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इस क्लास में। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए आप लोग, टाइमली जुड़िए और लोगों को भी प्रमोट करिए, आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए। लोग पढ़ाई पे कम, मनोरंजन ज़्यादा। हाँ वो तो देखो बेटा, ये तो है ही, ये तो है ही कि मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो बाद में यही लोग तो मनोरंजन दूसरों का बनेंगे ना। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपका मनोरंजन कौन करेगा? तो यही लोग करेंगे जो आज मनोरंजन ले रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो आप कल मनोरंजन लेंगे। तो बात वही है कि आज ले लीजिए मनोरंजन या कल ले लीजिए। तो आज लेंगे तो कल के बाद बहुत सारे कल आपके मनोरंजन वाले रहेंगे, लेकिन जो है आज मनोरंजन ले लेंगे तो आप झेलेंगे। चलिए, तो अब हम ओरिजिन ऑफ द ड्रामा को पढ़ेंगे अगली क्लास में ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे आपसे फिर से इस क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट यू ऑल।